पहाड़ी कल्चर और सकाफत के बानी जो हैं वो नज़ीर अहमद मसूदी साहब थे। ही वाज द फाउंडिंग चेयरमैन, देन ऑफ कोर्स नूरुल्लाह कुरैशी एंड द अदर्स लाइक हिम, देन ऑफ कोर्स ज़फ़र इकबाल मन्हास, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद, सईद मुश्ताक बुखारी। ये असल में ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकला है और इट्स समथिंग I can situate it between Brahmi and Devanagari script. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और इस इंटरव्यू में हमें ज्वाइन किया है केएस ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हफीज शाह मसूदी। सर की अगर हम बात करें तो कई सारे पोस्ट पे रह चुके हैं। अब आज इस इंटरव्यू में इनके एक्सपीरियंसेस और पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, ऑल्दो कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो आपका करियर है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से आप सिविल सर्विसेज में आए एंड स्पेशली कुपवारा से आपका बैकग्राउंड है, तो क्या ऐसे इंस्टांसेस है दैट फोर्स्ड यू टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर जॉनर? बहुत शुक्रिया। ये कोई ज़्यादा दिलचस्प कहानी तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा ताल्लुक़ कुपवारा के एक इंतहाई खूबसूरत गांव से है जिसका नाम काछाना है और जो कुदरत की रंगारंगी से और बू कलमूनी से भरा हुआ है। लहलहाते खेत हैं, सरसब्ज़ जंगलात हैं, आबशार हैं और झरने हैं और उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें हैं जो देहात में एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने के लिए इंसान को जो चीज़ें ज़रूरी हों वो सब वहाँ पे हैं। मैं इब्तदाई तौर पे एक उस्ताद था, स्कूल टीचर था केरन में और मुझे शुरू से आगे बढ़ने का शौक़ था। वो ज़माना था जब हमारी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी और जब मेरा बचपन का ख्वाब असल में ये था कि साहब मुझे बड़ा होकर अरबी या फ़ारसी का प्रोफेसर बनना चाहिए और केस में आने की तरफ तब उतना रुझान नहीं था। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग केरन में बहसीत उस्ताद हुई 1990 में, तो हमारे एक दोस्त थे मोहम्मद अकबर मीर साहब, तो उन्होंने कहा साहब कि आप खुश हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नायब तहसीलदार बनना है। यानी मेरी पहुंच इतनी थी या सोच इतनी ही थी, या तो अरबी का प्रोफेसर या लेक्चरर बनना या नायब तहसीलदार बनना जी। लेकिन हमारे एक और दोस्त थे जिन्होंने 1951 में जिनसे भी मुलाकात हुई, उनका नाम था मरहूम जाफर साहब, वो केरन के एडीओ थे जी। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे आप में एक चिंगारी नजर आ रही है, आई कैन सी अ स्पार्क इन यू, यू बेटर कंसंट्रेट ऑन समथिंग हायर एंड इट्स अप्रोप्रिएट दैट यू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। मुझे सिविल सर्विस का पूरा अंदाजा तो नहीं था उस जमाने में, लेकिन उनकी इस नसीहत और उनके इस मशवरे पे मैंने पूरा अमल किया एंड देन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। दिक्कत ये हुई कि 1995 में हमारी नोटिफिकेशन निकली। आज की तारीख में पूरा एग्ज़ाम 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम और सिलेक्शन लिस्ट आते आते पूरे 5 साल लग गए। 1995 में नोटिफिकेशन निकली, 1996 में हमने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया, 1997 में हमने मेंस एग्ज़ाम दिया, 1998 में इंटरव्यू हुआ और 1999 में जाके लिस्ट निकली। यानी वो चीज़ें जो सारी 1 साल के अंदर हो सकती थी, 5 साल लग गए। बहरहाल कुदरत को यही मंजूर था, मैं सिविल सर्विस की तरफ आ गया और सबसे पहले मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ 1999 में। मैंने बहसीत डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम किया है बारामूला, कुपवारा, पुलवामा और उसके बाद मैं डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहा हूँ। उसके बाद मैं जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स रहा हूँ। आई हैव बीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, जिसके दौरान मैं कुछ वक्त के लिए वहाँ पे इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ और देन आई वाज वाइस चेयरमैन लेक्स एंड वाटरवेज, जो अब एलसी में कहा जाता है, लेक्स एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी। आई हैव बीन एडिशनल डायरेक्टर एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कीम्स। आई हैव बीन डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर और फिर सेक्रेटरी बोपी, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वेज और आज आई एम स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो जो आपने बोला, तो ऑफ कोर्स आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट एक कॉमन नोशन है जिसमें ये कहा जाता है कि पॉलिसीज और ग्राउंड रियलिटीज में बहुत फ़र्क है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी को, वो एक्चुअल लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस स्टेटमेंट को? इस बारे में मेरी ओपिनियन वही है जो आम लोगों की है। ये सच है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 100% कामयाब नहीं होता और उसके लिए बहुत सारे अवामिल हैं और मुहर्रिकात हैं।
और उनमें ये चीज़ भी शामिल है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो मकामी सियासी अहलकारान हैं उनका रवैया और उनका तर्ज अमल आपके साथ क्या है जी। अगर आप खालिसतन दयानतदारी से काम करें तो जाहिर सी बात है कि फिर आपकी मुखालिफत होगी और आपके खिलाफ शिकायत का दफ्तर खोला जाएगा, आपको बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये सच है कि इस माहौल में ज़मीर के तकाजे के मुताबिक काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे हुक्काम ने, अहलकारान ने या ऑफिसरान ने अपने ज़मीर के मुताबिक जो है हमें अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहकर हक़ व इंसाफ का साथ देने की कोशिश की है, लेकिन फिर उन्हें इस माहौल में समाज में नुकसानात भी उठाने पड़े हैं, उन्हें तकालीफ भी उठानी पड़ी हैं, मसाइब भी झेलने पड़े हैं। लेकिन ये है कि जब आप सर्विसेज को एंटर करते हैं, सिविल सर्विसेज को, तो आपके जहन में एक चीज़ पहले ही होती है कि आपके सामने चैलेंजेस हैं और आपको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस सफ़र में जो भी चैलेंजेस आएँ, खंदा पेशानी से उनका सामना करना चाहिए। अब ये इंडिविजुअल रद्द-ए-अमल पे मुनहसर है कि आप उस गिवन सिचुएशन में आपका जो रद्द-ए-अमल है, आपका रिस्पॉन्स जो है वो एग्रेसिव होगा, वो बहुत ही इम्पल्सिव होगा या बहुत ही मेजर्ड या मैच्योर्ड रिस्पॉन्स होगा। ये शख्सियत पे डिपेंड करता है और मखसूस हालात पे भी डिपेंड करता है। तो मुझे इस बात से इत्तफाक है कि आपको 100% जो है चीज़ें जो है वो पूरी तरह से उन पर अमल दरामद करने का मौका इसलिए नहीं मिलता कि हमारे समाज में जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा हैं और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब एक साइल हमारे दफ्तर में आता है तो वो कहता है कि यह अर्जी आखिर तो नज़र सानी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि नज़र सानी का मतलब है कि इस पे दोबारा गौर करिए जी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा हम अगर नज़र अव्वल करें, हाँ। और नज़र सानी से उनका मतलब ये नहीं कि आप गौर करिए, कंसीडर करिए, नहीं, उनका मतलब होता है कि साहब ये आप मामला आपने हल करना है जी। और अगर उनसे ये कहा जाए बहुत ही इखलाकन कि साहब ये मैं नज़र सानी तो नहीं, नज़र अव्वल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इंसाफ का तराजू, इंसाफ का पलड़ा आपके अगेंस्ट चला गया जी, आपके फरीक के हक में चला गया, तो आपको ये बात मंजूर होगी? वो कहते ना, ये गई ना इंसाफी, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। यानी इंसाफ से उनकी मुराद फेवर होता है जी, और नजर सानी से मतलब होता है कि मामला हल करना है, कम वक्त में ये मामला मुझे हल करके दो। बिल्कुल। असूल क्या कहते हैं, कायदे क्या कहते हैं, जवाबित क्या कहते हैं, मुझे से कोई सरोकार नहीं, मुझे से कोई लेना देना नहीं। आई वॉन्ट माई जॉब टू बी डन, आई वॉन्ट माई एप्लीकेशन, माई पिटिशन टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन माई फेवर, सो आई सीक अ फेवर। तो इस फेवर को मैं दरख्वास्त या अर्जी का नाम देता हूँ और इसी को मैं ये इंसाफ का नाम भी देता हूँ। नाइस। सर, आपकी करंट पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह से नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजिटल इंडिया की बात करें, अगर हम कश्मीर को लेके बात करें, डिजिटल कश्मीर, तो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है डिजिटल कश्मीर? एंड क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि हमारे कश्मीर में डिजिटल डिवाइड भी एग्जिस्ट करता है? डिजिटल डिवाइड जो है वो मुल्क भर में एग्जिस्ट करता है और कश्मीर पूरे मुल्क का एक हिस्सा है, यहाँ पे भी डिजिटल डिवाइड है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है डिजिटल इंडिया का या डिजिटल लिटरेसी का या डिजिटल रेवोल्यूशन का, ये वाकई एक इनकलाबी कदम है। इससे लोगों की जिंदगियों में हैरत अंगेज तब्दीलियाँ जो हैं वो रोनुमा होंगी। इब्तदा में जब कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता है, कोई नई स्कीम जो है उसका आगाज़ होता है, तो उसमें कोई टीदिंग इश्यूज आते हैं, अवेयरनेस की कमी होती है और लोग बहुत जल्दी नहीं समझ पाते। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाता है और जो जो ये प्रोग्राम्स मंजर आम पे आते हैं, लोग इनकी अहमियत और इफादियत को समझते हैं और तवील अरसे में या तवील मुद्दती प्रोग्राम्स जो होते हैं इनके रिजल्ट्स फौरी तौर पे तो नज़र बरामद नहीं हो सकते, लेकिन एज यू गो ऑन इनके जो बेनिफिट्स हैं वो पर्कुलेट होते हैं, लोगों को इल्म होता है। और आपने चूँकि डिजिटल इंडिया की बात की, तो मैं खुद एक प्रोग्राम जो है उसको चला सका हूँ 2-2.5-3 साल। डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जो है रेवेन्यू में हम करते थे, और अब रेवेन्यू में क्या होगा कि तमाम जितने भी आपके पास जितने भी
रिकॉर्ड्स हैं वो हाँ। सारे के सारे स्कैन होंगे, फिर अपडेट होंगे और डिजिटाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है इसमें वक्त लगता है। ओके। आपके पास यहाँ पे यानी कभी बिजली की कमी होती है, कभी आपके पास टेक्निकल हैंड नहीं होता है, और कभी लोगों की पिटीशंस और दरख्वास्तें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप मुख्तस वक्त में उसे जो है वो तमाम चीज़ों का हल नहीं ढूंढ सकते। जी। यू नीड टाइम। और फिर लोगों का जो है मिजाज भी कुछ ऐसा है कि बिल्कुल। साहब उनको अपने मसाइल का हल चाहिए है, उन्हें टेक्निकल इशू से कोई सरोकार नहीं। आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपके टीदिंग इश्यूज क्या हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपकी अंडर स्टाफिंग की क्या मामलात हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दे वांट देयर इश्यूज एंड जनरली सो टू बी सॉर्टेड आउट, बट ऐसे मामलात में वक्त लगता है। कि डिजिटल डिवाइड अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो जो वक्त आगे बढ़ता जाएगा इस प्रोग्राम की इफादियत और बढ़ेगी, और बहुत जल्द ये डिजिटल डिवाइड जो है ये इतना रिड्यूस होगा कि डिजिटल डिवाइड के दोनों तरफ जो लाइन है वो बहुत ब्लर हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। होपफुली। हिस्ट्री, थियोलॉजी और कल्चर की अगर हम बात करें, आपका इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स हिस्ट्री एंड बाकी चीज़ें, आपने कई सारी किताबें लिखी है, पहाड़ी कल्चर के बारे में आपने कई चीज़ें लिखी है, उसके पीछे क्या मतलब मोटिवेशन थी, और पहाड़ी कल्चर जो है उसकी अभी क्या स्टेटस है उसका, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं। रुझान जो मेरा तारीख़, अदब, सकाफ़त और कल्चर की तहीं है, तो ये बड़ी हद तक ये मुझे चीज़ विरसे में मिली है। मेरा ताल्लुक़ एक इल्मी और अदबी ख़ानदान से है, तो ये चीज़ें कुछ इंसान को विरसे में मिलती हैं। और फिर जो आपका मुताला बढ़ता रहता है, तो मैं शुरू से ही जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी से वाबस्ता रहा, और एकेडमी के उर्दू और पहाड़ी शोबे में मेरी तख्लीक़ात जो है वो शेर व शायरी की सूरत में या नसर की सूरत में और तहकीकी मकालों की सूरत में जो वो शाया होती रही हैं 1985 से लेकर आज तक। और लिहाजा कल्चर और तहज़ीब के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक़ तो था ही जी। और ये भी सच है कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो आपको अपने इन पैशंस को कंटिन्यू करने का बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन somehow I've been able to maintain that balance because ultimately नौकरी तो आप कर ही लेते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में करिए, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में करिए, लेकिन असल जो काम है कि वो आपके अंदर का तख्लीक़कार, आपके अंदर का शायर या कवि जो है वो मरना नहीं चाहिए। मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि अदब से और इल्म से और तहज़ीब और सकाफ़त से जो ताल्लुक़ है वो बराबर जुड़ा रहे। तो इस सिलसिले में तीन ऐसी चीज़ें, एक तो मेरा ताल्लुक़ ही इल्मी और अदबी ख़ानदान से था, दूसरा शुरू से ही जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस से मेरा जो है ताल्लुक़ रहा, जुड़े रहे हम, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम जो है उससे मैं बड़ा करीब से वाबस्ता रहा हूँ। और फिर जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर सोसाइटी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिनकी बदौलत मुझे अपने तहज़ीबी या जो लिसानी सफ़र जो है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिला है। बिल्कुल। आपने शारदा को लेके एक बहुत मतलब एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड बुक लिखी है, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या इंस्पिरेशन है उसके पीछे। अब चूंकि शारदा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह बन चुकी है, कई साल तक बंद भी पड़ी थी, तो क्या क्या चीज़ें हैं उस किताब में, थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस के लिए बताएं। शारदा टू संसद मेरी नई जो तहकीकी किताब है जो हाल ही में मंजर-ए-आम पे आई है। अभी ये फॉर्मली लॉन्च तो नहीं हुई है और गालिबन 31 मार्च या 1 अप्रैल 2026 को इंशाल्लाह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो जम्मू में इसे रिलीज़ करेंगे। लेकिन इस किताब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। ये एक तहकीकी काम है। इसमें जो तफसीलात, पहले आप मुहर्रिक की बात कर रही थी कि इंस्पिरेशन किस चीज़ से आपको मिली और आपने ये किताब लिखी, तो चूँकि मैंने कहा कि मैं लिसानियात का, अदब का और सकाफ़त का एक बुनियादी तालिब इल्म हूँ, तो ये चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं। आपको कभी कोई भी ओपनिंग मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, तो वो फिर आप सरीर खामा करते हैं और कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो शारदा टू संसद जो है, शारदा बुनियादी तौर पे बुद्धिज़्म की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो POK में, पाकिस्तानी मकबूज़े कश्मीर में इसके खंडरात अभी भी मौजूद हैं। और बुद्धिज़्म के दौरे उरूज के वक्त में
मुल्क भर में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थीं, नालंदा जो बिहार में थी, तक्षशिला जो पेशावर में थी, और शारदा जो पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर, जो आज का पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर है, उसमें थी। और उसके बाद फिर ये एक शारदा मंदिर बन गया। लेकिन शारदा की अहमियत ये है कि शारदा पीठ या शारदा यूनिवर्सिटी holds tripartite significance. And I have written in my book that Jerusalem is the only place in the world which is revered and respected by the followers of different religions, although all of them are monotheistic religions, including Islam, Christianity and Judaism. आपस में तो उनके बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन जेरूशलम के तय उनकी अक़ीदत सबकी है मुश्तरका। इसी एतबार से शारदा पीठ, शारदा यूनिवर्सिटी जो है, बुद्धिज़्म या बुद्ध मत जो है, वो इसे अपनी तीसरी हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग मानता है। हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, उनकी आस्था जो है वो इससे बराह रास्त जुड़ी हुई है। उनके लिए एक बहुत ही एक भावुक शब्द है। और कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित जब भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके हाथ में जब कलम या कागज़ थमाते हैं, वो शारदा का नाम इन्वोक करते हैं। तो शारदा इज गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम फॉर देम, इट्स अ गॉडेस ऑफ सरस्वती। तो लिहाजा वन कैन अंडरस्टैंड कि कश्मीरी पंडित्स हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ कंपोजिट एंड डिवर्स कल्चर, उनके लिए इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। और फिर ये भी कि शारदा यूनिवर्सिटी में एक शारदा स्क्रिप्ट नया जो है वो कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, और एक तवील अरसे तक उसी स्क्रिप्ट में यहाँ की तमाम ज़बानें लिखी जाती रहीं। अब वो स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी सालों से, बल्कि काफ़ी सदियों से फंक्शनली जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन उसकी अहमियत है तारीख़ी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से। हमारे 300-400 साल पुराने कुतबे जो हैं वो सारे शारदा स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। ये असल में ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकला है, और इट्स समथिंग आई कैन सिचुएट इट बिटवीन ब्राह्मी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। ये यहाँ की लोकल ज़रूरियात को बहुत पूरा करता था, और चूँकि जम्मू कश्मीर उस दौर में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे नहीं थे, लिहाजा ज़रूरत एक ऐसे स्क्रिप्ट की पड़ी कि विच even unlettered people would be able to comprehend and translate their language, their sentiments, their spoken things in this. So that's how Sharda script evolved. So our entire literary treasure. So that's how Sharda script evolved. So our entire literary treasure, for the last 1500 years, I mean, before 500 years, has been encoded, written, and preserved in Sharda script. It's functionally extinct because there were some linguistic difficulties. Devanagari was much more simple, and it Kashmiri एक ऐसी लैंग्वेज थी that इसकी जो system of consonants vowels है, it was not comfortable. Sharda was not compatible with Kashmiri language. It had to be given up, and the other language, local language, had to shift to the Shamuki script or a Devanagari script. But it has nevertheless its historical significance. It lives in our memory, it lives in archives, it lives as part of the cultural psyche. As far the book Sharda to Sansad is concerned, it's a journey of Pahari culture, language and civilization, originating from the precincts of Sharda University in POK and traversing through different troughs and curves, and finally culminating in the historical legislation of February 2024, whereby the Pahari ethnic community of J&K was conferred the scheduled tribe status by the government of India. And this was something which was extraordinary given the circumstances, given the opposition, given the pitfalls and the quicksands which actually the entire journey was replete with. But taking this decision was something extraordinary by the Prime Minister of India, Narendra Bhai Modi, and of course the Home Minister Amit Shah, and of course Shri Manoj Sinha ji, the Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, and his entire administration. The way they carried out the procedure so meticulously, so methodically, that there was absolutely no technical lacunas left. And finally the government of India, the discussions which held
which were held in the parliament in both houses were extraordinarily vibrant, transparent and democratic. It appeared that the entire Government of India, the entire parliament was standing behind a hapless community of Jammu and Kashmir, and this decision is expected to open new avenues for inclusion of Pahadi ethnic community and Pahadi ethnic group into the mainstream of life. It has already opened the avenues for the entry of Pahadi students and scholars in the National Civil Services. We have already seen that in the last 1 year, 1.5 years, in fact, number of people have been able to make it. So it's an enabling legislation, it's a historical legislation and a democratic legislation. And on the larger plan, this legislation has actually created a level playing field in Jammu and Kashmir. Earlier, there were discriminations, people belonging to the same rural setting, same backwardness, sharing same difficulties of life, were given the constitutional provisions, selectively. And this legislation has created that level playing field, and I'm sure that this is going to bring in and usher in an era of peaceful coexistence, hopefully, and of course unity in diversity, and a goodwill gesture. And of course this is actually going to disseminate the spirit of nationalism with much more intensity, vigor than earlier. जहाँ तक मैं इस इंटरव्यू में आपको जान पाई हूँ, यू हैव बीन वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ पहाड़ी कल्चर, लिटरेचर एंड अदर थिंग्स. मरहूम नज़ीर बुनियारी साहब की बात करें, एक बहुत अच्छे ऑथर थे, विजनरी थे, तो अक्सर दफ़ा आप उनसे मिला करते थे. तो क्या विजन था उनको पहाड़ी कल्चर को लेके, और अक्सर दफ़ा क्या बातें वो आपसे करते थे? ज़ाहिर है कि उनसे ताल्लुक़ जो है वो रहा है, लेकिन जब आपने ज़िक्र ही किया तो पहाड़ी कल्चर और सकाफ़त के बानी जो हैं वो नज़ीर अहमद मसूदी साहब थे. He was the founding chairman, then of course Nurullah Qureshi, and the others like him, then of course Zafar Iqbal Manhas, Mirza Abdul Rashid, Sayyid Mushtaq Bukhari, तो the list goes endlessly. ये तमाम लोग हैं. और फिर जो सेकंड जनरेशन में राजा नज़र बुनियारी आते हैं, तो उसमें बाकी लोग आते हैं. तो राजा नज़र बुनियारी ने he dedicated his entire life for the service of पहाड़ी कल्चर, लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन. उन्होंने मुतअद्दिद किताबें लिखी, उन्होंने बहुत सारे ट्रैवलॉग्स भी लिखे, काफ़ी तहकीकी मकाले भी लिखे. तो उनसे ताल्लुक़ जो था बड़ा मोहब्बत का और बड़ा एहतराम का रिश्ता था. उनसे मुलाकातें होती रहती थीं, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी, जैसे कि मैंने कहा कि पहाड़ी लिसानी तबके की अदबी खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी. सो जब मैंने अपनी ये किताब मुकम्मल की, शारदत व संसद, तो मैंने डेडिकेट उनको किया. और उनके साथ एक और बड़े नौजवान बासलाहियत कलमकार थे, मोहम्मद मकबूल साहिल साहब, जिनका ताल्लुक़ जनूबी कश्मीर से था. तो मैंने इस किताब के द्वारा 2 काम किए. एक तो कश्मीर में नॉर्थ और साउथ को मिला दिया इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन. दूसरी बात जो अहम है कि मैंने 2 कम्युनिटीज़ को, एक रिलीजियस कम्युनिटी है और एक एथनिक कम्युनिटी है, दोनों को करीब लाने की कोशिश की है. बिकॉज शारदा जो है वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए तो आस्था का मामला है, उनके लिए गॉडेस ऑफ सरस्वती है, गॉडेस ऑफ नॉलेज और विजडम है. लेकिन पहाड़ी कल्चर, तमद्दुन और सकाफत के लिए ये हमारी मादर इल्मी है, आमा माटर, यानी हमारी लैंग्वेज, तहजीब, कल्चर, सकाफत, स्क्रिप्ट सब जो है शारदा में पनपा. वहाँ पे इसको नुक्ता उरूज मिला और वहाँ से आगे बढ़ा है. थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी इसमें जाएंगे. अभी रिजर्वेशन को लेके एक वेव चली थी, 2 ग्रुप्स बने थे और ये कह रहे थे कि क्यों इनको स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है. तो आपका क्या मद्देनजर, क्या राय है रिजर्वेशन? मेरी ज़ाती राय तो ये है कि मैं उसूली तौर पर रिजर्वेशंस के हक में नहीं हूँ, इसलिए कि तमाम लोगों को यकसा मौके मिलने चाहिए. लेकिन जब आप एक ही समाज में और एक ही किस्म की मुश्किलात से घिरे हुए लोगों के अंदर चेरी पिकिंग करते हैं
और कुछ लोगों को तो आप मराद देते हैं और कुछ लोगों को आप महरूम रखते हैं, तो उसके नतीजे में जो एक डिवाइड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन की शक्ल अख्तियार करता है और नाइंसाफ़ी किसी भी महज़ब समाज के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। बट हर कोई इंसान प्रिविलेज नहीं होता है, जैसा कि आपने बोला केरन में भी आपकी पोस्टिंग हुई, तो एक केरन का बच्चा और एक श्रीनगर का बच्चा, अब आप फैसिलिटीज को कंपेयर करें तो आपको नहीं लगता है कि वो रिजर्वेशन अभी मतलब डिजर्व करता है, बिकॉज गवर्नमेंट कंप्लीटली वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं दे रही जो श्रीनगर मैंने में अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में ये कहा कि आईन हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजर्वेशन को इनिशियल 10 साल के लिए मुख्तस किया गया। बिल्कुल। बाद में वक्तन फ़वक्तन इसमें एक्सटेंशंस होती रहीं, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती, लाचारी इतनी ज़्यादा है कि ये जो 10 साल इनिशियली इन्विजाज की थी आइन में, ये चलती रही है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बड़ी हद तक एक ट्राइबल सोसाइटी है, इसका 1/3 हिस्सा जो है वो ट्राइबल है, लिहाजा उनकी मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर के हवाले से मैंने सिर्फ इतना कहा था कि देखिए, या तो शुरू में आपने एक इवन स्टीवन असूल अपनाना चाहिए था, तो जाहिर है कि रिजर्वेशन का मामला आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन जब आपने एक ही गांव में रहने वाले, एक ही पस मंजर में रहने वाले लोगों के लिए यकसा मुश्किलात का शिकार जो लोग हैं, उनके अंदर आपने चेरी पिकिंग की, जो भी सियासी मजबूरियां रहीं, जो भी सियासी तकाजे रहे, उसके नतीजे में एक जो है एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सामने आई। और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 में जो तारीखी इक़दाम किया है, उसके नतीजे में मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। यानी अगर आपने किसी को महरूम रखा था तो आपने वो महरूमी जो कई दहाइयों पे मुश्तमिल थी, वो डिस्क्रिमिनेशन विच स्पेंड ओवर 3.5 डेकेड, आपने उसको हटा दिया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि साहब 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद इन चीज़ों को रिवाइज भी किया जाना चाहिए। ये हमेशा ये चीज़ें उम्र भर में साथ नहीं रह सकती। उसूल ये होता है कि आप रिजर्वेशन इसलिए देते हैं कि आप महरूम तबके को मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में इंक्लूड करते हैं जी। लेकिन ये एक्सक्लूजन हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता ना, ऐसा ऐसा चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लिहाजा किसी स्टेज पे रिजर्वेशन को पे इसको रीलुक किया जाना चाहिए, इस पर दोबारा गौर खोज किया जाना चाहिए। ये उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए ये आपके साथ नहीं रह सकती। उसके नतीजे में क्या होगा कि लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, वो अपने पाँव पे अपने कदमों पे खड़ा होना छोड़ देंगे, खालिस्तान रिजर्वेशन के सहारे वो जिंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। और फिर एक और बहुत बड़ा तबका होगा जो नॉन रिजर्वेशन तबका है, जो मेरिट वाला तबका है, उनके मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनके अंदर एक डेस्परेशन जो है वो ज्यादा आ जाएगी। लिहाजा समाज में एक यकसानियत या यकसा मौके के लिए ज़रूरी है कि रिजर्वेशन टाइम बाउंड हो। ये हमेशा के लिए जिस तबके को भी मिले उसूली बुनियादों पर मिले, महरूमी की बुनियाद पे मिले, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो उस बुनियाद पे हों। लेकिन ये इट शुड नॉट बी एन एंडलेस प्रोसेस। एंडलेस प्रोसेस होगा तो फिर डिवाइड भी एंडलेस होगा। एंड इफ देयर आर विजिबल टेंजिबल रिजल्ट्स, देन ऑफ कोर्स द रिवीजन इज एज डेमोक्रेटिक एज कन्फरिंग ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट्स इटसेल्फ। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी में कई तरह के हम यूं कहें कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। यू नीड टू लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, या यूं कहें कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। बट अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले वेयर यू कैन चेंज समथिंग, तो वो क्या होगा? मैंने बहुत पहले एक चीज़ विजुअलाइज की थी। मैंने एडिशनल डीसी कुपवारा एंड उसके बाद फॉर सम टाइम आई रिमेन एज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा एज वेल। तो वो उसमें ये था कि मैं चाह रहा था वहाँ पे कि नॉर्थ में एक यूनिवर्सिटी जो है वो अलग से डेडिकेटेड, और वो कहा, किसी ने कहा कि ये अलग बात है कि वो तामीर न हो, यूँ तो हर जहन में ताजमहल हुआ करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो, लेकिन मैंने बाज़ाब्ता विजन देखा था और मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि कुपवारा में अल्लामा अनवर शाह यूनिवर्सिटी जो है वो कायम हो। अभी पिछले गुज़श्ता इंतखाबात में वज़ीर आला ने भी वहाँ पे कमिटमेंट की, हमारे जो एडवाइज़र साहब हैं उन्होंने भी एक मरतबा कमिटमेंट कर दी। लेकिन मैंने 2016 में बाज़ाब्ता एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया
जो मैंने उस वक्त की हुकूमत के साथ शेयर किया था, और मैं चाहूँगा कि आज भी वो कॉन्सेप्ट पेपर जो मैं गवर्नमेंट के साथ शेयर करूँ, कभी ऐसा मौका आए। और अब चूँकि मेरी तहकीक का मौजू और भी बढ़ चुका है, अब अगर खुदा ने चाहा तो मैं चाहूँगा कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी और शारदा, इन दोनों को मिलाकर जोड़कर एक यूनिवर्सिटी हो जिसे हम अनवर शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानें, और उसमें फिर लोग तमाम मकामी और साइंसी और जो बाकी मशरक़ी उलूम हैं उन तमाम मज़ामीन में पढ़ें, तालीम हासिल करें। और ये है कि ज़ाहिर है कि एक ख्वाब है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विजन है। क्या ये शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं, मुझे उम्मीद है कि शायद कुदरत ये मौका एक न एक दिन ज़रूर देगी। आपकी सर्विस के बारे में बात करें तो हैज़ देयर बीन एनीथिंग इमोशनल थ्रू आउट योर जर्नी? कोई ऐसा वाकया जो आपको याद है दैट हैज मेड यू रियली इमोशनल? नहीं, एक नहीं, बहुत हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो राज मेरे सीने में ही दफन रहें। मैं उन्हें शेयर करके उनकी अहमियत को कम नहीं करना चाहता। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब होते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ आपको तसव्वुर करनी चाहिए कि आप फैमिली में नहीं हैं। इट्स अ वर्क प्लेस, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के कवायद और उसूल ज़वाबित के मातहत काम करना पड़ता है। आपका ज़मीर ख्वाह कुछ भी चाहे, आपका मन ख्वाह कुछ भी चाहे, कई मरतबा फ़ैसले आपको बड़े नागवार फ़ैसले लेने पड़ते हैं। फिर आप अपने आप को कोसते हैं, मलामत भी करते हैं, लेकिन वो हालात का तकाजा हुआ करते हैं। वो ज़रूरत के एतबार से आप वो फ़ैसले लेते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझ जैसे एक कम सलाहियत वाले आदमी को भी कुदरत ने इतना मौका दिया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक गांव से था और एक दूर दराज गांव से था। ये अलग बात है कि मेरा ताल्लुक़ इल्मी एतबार से एक अच्छे खासे घराने से था, लेकिन कुदरत ने मौका दिया। और देखना ये चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मौक़े नहीं हैं, और अगर मौक़े मिलके हम कुछ ना कर सके तो फिर इंसान को अफसोस और दुख ज़रूर होता है। तो एज एन ऑफिसर कई सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, सो हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, person to person. There are people in administration who respond impulsively, and we have a good number of such people as well, because we are human beings at the end of the day. And in the rough and tumble of public administration, there do come occasions when you are hurt, when your feelings are hurt, and when you are not in a position to deliver the goods or deliver justice, because there are pulls, there are pressures, there are references, there are so many things. There is intervention, sometimes democratic, sometimes arbitrary. So every time you cannot deliver goods, and every time you cannot do justice to everyone. So there are constraints. There are constraints, and we had to operate with those set of constraints at times. But मुझे इस बात पे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमेशा यही की है कि साहब अनड्यू डिक्टेशन जो है वो ना ली जाए जी। लेकिन अब ये हर एक के लिए सही नहीं है। बाज़ इंसान जो हैं वो बड़े नरम दिल होते हैं, और वो जो है किसी शख्स की, किसी साइल की गुर्बत को देखकर बहुत ज़्यादा पसीज जाते हैं, और वो आउट ऑफ वॉल्यूशन भी कोई डिसीजन ले लेते हैं जो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं होते, और फिर उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो उल्टे उनके गले पड़ जाते हैं। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मेरे साथ भी हुई होंगी और हुई भी हैं। लेकिन ये है कि ये सारा इस सर्विस का हिस्सा है, मुलाजमत का हिस्सा है। इस पे हम जज्बाती होकर हम बात करें, भावुक होकर बात करें, तो ये वो फैमिली की बात बन जाएगी। इट्स नॉट अ फैमिली, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सर्विस, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे आपका रिश्ता जो है वो कंट्रैक्चुअल है, और यू हैव टू ऑपरेट अंडर सर्टेन नॉर्म्स, अंडर सर्टेन रूल्स, राइट। ऑफ कोर्स वहाँ पे इमोशंस के और सेंटिमेंट्स की गुंजाइश निस्बतन कम। ठीक है, अब चूंकि इंटरव्यू एंड होने वाला है तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आप एक ऑफिसर है, एक पब्लिक सर्वेंट है, तो आपको क्या लगता है कि यूथ को पब्लिक सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए या उनको चैलेंज करना चाहिए? नहीं, पहली बात यह है कि चैलेंज तो हर एक मामले में है,
यानी आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तब भी तो आपके लिए एक चैलेंज है, और सर्विस को छोड़कर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तब भी तो चैलेंज है। द फर्स्ट थिंग इज कि आप जहन में ये मान के चलिए कि आपको ये मंजिल तय करनी है। बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी कंसंट्रेटेड इन योर अप्रोच, और ये तय कर लें कि साहब आई हैव टू डू दिस, एंड देन कंसंट्रेट, फॉलो दैट religiously, spiritually, and with all intensity at your disposal. But be very specific in your decision making from the very word go. यानी मुझे ये काम करना है, this is the plan of action, I have to follow this, I have to work hard, I have to go that, I have to go extra mile, but I have to reach that destination. So शुरू से अपनी मंजिल का तयन करिए, राइट। बाकी सर्विस को अगर चैलेंज करता है कोई यूथ तो कोई बुरी बात नहीं है। सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस does provide enormous opportunities to serve the gullible public. आपको मौके मिलते हैं कि आप मदद कर सकते हैं लोगों की, आप मसाइल हल कर सकते हैं, 100% ना भी करें 50% तो कर सकते हैं। ये मौका आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, जहाँ की पुल्स और प्रेशर्स और वहाँ की जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ की जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो तो यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो तो मनी ओरिएंटेड है। वहाँ पे सर्विस ओरिएंटेशन आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन बोथ हैव यू नो challenges and both have its own merits. पब्लिक सर्विस में ये मेरिट है, प्राइवेट सेक्टर में ये मेरिट तो नहीं है, लेकिन पर्सनल आपकी जो प्रोग्रेशन है in terms of your finances, in terms of your standard of life, in terms of your priorities, वो कहीं उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, वहाँ तो आप कहीं भी ले सकते हैं अपनी मंजिल मकसूद को। यहाँ पे आपको अपनी उड़ान को और अपनी डेस्टिनेशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ना पड़ता है यहाँ पे। बट बोथ हैव मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स, बोथ हैव चैलेंजेस। यूथ को एक ही चीज़ करनी कि उनको फोकस रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है अपनी मंजिल को लेके, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर में जाना चाहे या वो सिविल सर्विस में जाना चाहे, entirely up to them. Great. This has been an interesting conversation and I'm pretty sure कि अगर हम इन मुद्दों पे बात करें तो शायद 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा, बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत।